डॉक्टर लक्ष्मण सिंह बिष्ट बट्रोही द्वारा लिखित एक फीचर लेखन है, उसका मैं संक्षिप्त विश्लेषण यहाँ पर बता रही हूँ। तो इलाहाबाद एक फीचर लेखन है, और जैसे इलाहाबाद नाम से ही आपको पता चल जाता है कि इलाहाबाद एक स्थान का नाम है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। इलाहाबाद को अलाहाबाद भी कहा जाता था और वर्तमान में इसे प्रयागराज कहा जाता है। ठीक है, तो इलाहाबाद पाठ में जाने से पहले, क्योंकि ये एक फीचर लेखन है, तो फीचर क्या है 2-3 वाक्यों में मैं आपको बता दूंगी। तो फीचर एक ऐसा लेखन है जो एक आधुनिक विधा है जो कि पत्रकारिता के अंतर्गत आता है, और ये एक रचनात्मक लेख है, एक ऐसे कंस्ट्रक्टिव लेख है जिसमें जिसका गठन ऐसा होता है जिसमें किसी घटना, स्थान, स्थिति या फिर जीवन का कोई भी पक्ष को लेकर मनोरंजन और सूचना देने के उद्देश्य से इसका गठन किया जाता है और इसका लेखन किया जाता है। तो प्रस्तुत फीचर में लेखक ने इलाहाबाद को चुना है। इलाहाबाद का पूरा एक दिन, जैसे सूर्योदय से लेकर सूर्यास्तमन, तो पूरे एक दिन में इलाहाबाद में क्या क्या हो रहा है उसका विश्लेषण, उसका वर्णन लेखक ने यहाँ पर किया है। तो ये जो फीचर लेखन है इसकी शुरुआत होती है सूर्योदय के साथ, अर्थात गुलाबी सुबह की शुरुआत। यहाँ पे गुलाबी सुबह की शुरुआत हो गई, यानी कि सूर्योदय हो चुका है, और जैसे धीरे 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 सूर्य की किरणें पूरे शहर में फैलने लगी हैं, और जैसे ही सुबह हो गई है, सुबह हो जाती है, तो सुबह का जो नज़ारा है, सुबह का जो दृश्य है, उसका वर्णन करते हुए लेखक इस फीचर की शुरुआत करते हैं। तो प्रयाग जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे लखनऊ एक्सप्रेस आकर खड़ी हुई है, उसकी चीख सुनाई दे रही है। कुछ पैसेंजर्स उस ट्रेन से नीचे उतरते हैं, कुछ पैसेंजर्स चढ़ने के लिए तैयार हैं। तो एक तरफ जो ट्रेन है उसकी चीख, यानी स्टेशन है, वहाँ से कई तरह की चीखें, वहाँ से रेल की चीखें सुनाई दे रही हैं। दूसरा यहाँ पे है चाथम लाइंस, वो एक एरिया है, एक इलाका है जहाँ से मिलिट्री वाले जो उनका जो सायरन होता है वो बजता है। और तीसरी तरफ से त्रिवेणी संगम से नहाकर मंत्रोच्चारण करते आने वाले आदमी, औरत, इन लोगों का झुंड मंत्रोच्चारण करते हैं, क्योंकि इलाहाबाद एक ऐसा शहर है जो कि एक तरफ शिक्षा का केंद्र है, एक तरफ साहित्य का गढ़ माना जाता है, एक तरफ ये तीर्थ स्थल है। तो दुनिया भर के लोग, देश भर के लोग यहाँ पे या तो शिक्षा अर्जन करने आते हैं, या तो साहित्य लेखन के बारे में जानने के लिए आते हैं, या अपने आप को बहुत बड़ा साहित्यकार बनाने के लिए आते हैं, या फिर तीर्थ स्थान के दर्शन के लिए लोग आते हैं। तो ये ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों की भीड़ आती रहती है और जाती रहती है, और यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस बात को लेखक यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। और ये तो सुबह का माहौल हो गया। तो आगे लेखक कहते हैं कि एक शहर भी नहीं है और एक टाउन भी नहीं है, शहर और टाउन के बीच की स्थिति इलाहाबाद की है। ठीक है, तो यहाँ पे सिविल लाइंस है, कटरे कर्नलगंज है, बहुत सारी ऐसे गलियाँ हैं जहाँ पे लोग घूमते हुए कुछ कुछ ढूंढने की तलाश करते हैं, लेकिन उनको कुछ मिलता नहीं है। उनको जो मिलता है वो सिर्फ सन्नाटा ही मिलता है। तो इसीलिए लेखक कहते हैं कि ये पतनशील सामंती शहर है, और ये पतनशील सामंती शहरों का एक प्रतीक है। और यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं वो ज़्यादातर बाहर से आए हुए लोग हैं, और यहाँ पे जो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अपने में मस्त हैं। अपना उनका जो पहनाव ओढ़ाव जो भी है वो पुराने ढंग का ही है, लेकिन एक तरफ से वो बर्ताव करते हैं कि वो बहुत आधुनिक हैं, यानी कि बहुत फैशन परस्त लोग भी हैं, ऐसा बाहर से देखने से लगता है, लेकिन उनकी जो पोशाक, उनका जो रहन सहन, खान पान, सब बहुत कुछ प्राचीन परंपरा से आज भी जुड़ी हुई है। तो जो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो कहते हैं, क्या करें भैया, जमाना तो बहुत बदल गया हो, जमाना यहाँ पे बहुत बदल गया है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, बस तमाशा देख सकते हैं। तो इस तरह यहाँ के जो लोग हैं उनकी सोच होती है।
आगे लेखक कहते हैं कि एक इतिहास, इसका जो इतिहास है वो बहुत गौरवमयी इतिहास इसका रहा है और इसका एक अलग व्यक्तित्व रहा है। देखिए यहाँ पे जो जब लेखक शहर के व्यक्तित्व की बात करते हैं तो यहाँ पे मानवीकरण किया है, यानी शहर का मानवीकरण किया है, क्योंकि आदमी का व्यक्तित्व होता है ना, शहर का तो नहीं होता। लेकिन यहाँ पे शहर का जब व्यक्तित्व की बात करते हैं, शहर के व्यक्तित्व की बात करते हैं, तो यहाँ पे शहर को उन्होंने एक मनुष्य के व्यक्तित्व के साथ उन्होंने तुलना करके बताई है। बाहर के लोगों के द्वारा निर्मित है, यानी यहाँ ये जो इलाहाबाद निर्मित है वो ज़्यादातर बाहर के लोगों से निर्मित है। तो यहाँ पे जो बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं, बौद्धिक चिंतन मंथन, बहुत कुछ यहाँ पे होता है। तो लोग बाहर से आते हैं और यहीं के होकर रह जाते हैं। तो यहाँ एक बार जो भी आता है उसको फिर वापस जाने का मन नहीं करता है, वो यहीं का होकर रह जाता है। तो इस तरह इलाहाबाद का वर्णन लेखक ने किया है। आगे वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसको प्रयाग विश्वविद्यालय भी कहा जाता है, उसकी इमारतों का इन्होंने वर्णन किया है। बहुत बड़ा एक विश्वविद्यालय यहाँ पे है, शिक्षा का केंद्र है। और यहाँ पे देखिए नेहरू परिवार हो या फिर ऐसे बड़े बड़े जो नेता जो बड़े बड़े परिवार से संबंध रखते हैं वो सब यहीं पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़कर वो अपना जीवन में आगे बढ़े हैं। तो एक तरफ यहाँ पे उदासी भी है और एक तरफ सन्नाटा भी है और एक तरफ शोर शराबा भी है। तो इन सभी का मिला जुला रूप आपको इलाहाबाद में देखने को मिलेगा। तो आगे वो कहते हैं कि इलाहाबाद कुछ अन्य कारणों से भी बहुत प्रसिद्ध है। एक कुछ ऐसी जगह यहाँ पे हैं जहाँ पे आप जाएंगे तो आपको जो गन मैन होते हैं, जो पुलिस वाले होते हैं, वो आपको ज़रूर रोकेंगे ही रोकेंगे। अर्थात जहाँ पे क्राइम्स होता है, जहाँ पे चोरी होती है, जहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो सतर्क रहना पड़ता है रात के समय में। तो यहाँ पे तहमधारी जवान उनको रोक सकते हैं और जेब खाली कर देने का आदेश दे सकता है। इलाहाबाद अपनी क्रूरताओं के बाद भी, ये सब कुछ होने के बावजूद, इलाहाबाद संस्कारों से बहुत सीधा साधा शहर है। और आगे वो कहते हैं कि सिविल लाइंस, यहाँ पे जो एरिया है सिविल लाइंस, वहाँ से चारों तरफ चौड़े साफ सुथरे जो गलियाँ हैं, सड़कें हैं और जगह जगह वहाँ पे ट्रेन की जो पटरियाँ हैं वो भी बिछी हुई हैं, साइकिल खड़खड़ाते लोग। तो एक तरफ शोर शराबा है और दूसरी तरफ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बड़े बड़े बंगलो बने हुए हैं, जहाँ पे लोग रहते हैं या नहीं रहते हैं पता नहीं, एक दूसरे से बातचीत होती है या नहीं होती है पता नहीं। यानी कुछ ऐसे एरियाज़ भी हैं जहाँ पे पुराने ज़माने के मकान, पुराने ख्यालात के लोग, पुराने पहनाव ओढ़ाव, पुराने खान पान, परंपरागत रूप से चले आने वाले परिवार, और दूसरी तरफ ऐसे बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बड़े बड़े बंगलो बने हुए हैं जहाँ पे आधुनिक फैशन परस्त लोग रहते हैं, बड़े बड़े अमीर लोग रहते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े कचहरियाँ होती हैं और वहाँ पे ऐसा लगता है कि एक दूसरे से कोई ये लोग बात करते हैं या नहीं करते हैं। तो इस तरह दोनों प्रकार की स्थितियाँ आपको इलाहाबाद में देखने को मिलेंगी। आगे लेखक कहते हैं कि जो भी इलाहाबाद आता है वो अपने आप को बहुत बड़ा साहित्यकार ही मानता है, क्योंकि इलाहाबाद साहित्यकारों के लिए बहुत प्रसिद्ध इलाका है। तो जो भी जिसके मन में भी साहित्यकार बनने की इच्छा होती है वो ज़रूर इलाहाबाद आकर बसने का प्रयास करता है। तो इलाहाबाद को लेखक कहते हैं कि एक साहित्यकार के लिए ट्रेनिंग सेंटर है, क्योंकि इलाहाबाद ऐसी जगह है जहाँ पे लेखक या साहित्यकार सिर्फ बाहर से ही चोट नहीं खाता है, बल्कि मानसिक रूप से भी, अंदर से भी वो एकदम मजबूत होता जाता है। तो एक ऐसा शहर है इलाहाबाद। तो आगे देखिए, ये इलाहाबाद एक बौद्धिक रूप से संपन्न स्थान की भांति इलाहाबाद में भी मानसिक रूप से पीड़ित करने की प्रथा है। यानी कि एक तरफ बुद्धि की बात होती है, एक तरफ मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया जाता है। अर्थात यहाँ पे जो यहाँ के लेखक को यह कौशल आता है कि बाहरी रूप से आपका अंतरंग मित्र दिखने के बावजूद वह आपको मानसिक रूप से इतना अकेला छोड़ देगा कि उस स्थिति को झेल पाना साधारण सामर्थ्य के बाहर होती है। बाहर से लोग साहित्यकार बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से बात करने पर भी वो आपको अकेला छोड़ सकता है। इस तरह की एक
रिवाज यहाँ पे चली आती है। और यहाँ पे जो एक आकर्षक जो इलाका है उसे चौक कहा जाता है, जो कि चौक यानी कि शहर के बीचों बीच वाला जो हिस्सा होता है उसको चौक बोलते हैं। वहाँ पे एक घंटा घर भी है, जैसे हमारे अबड़ीन में घंटा घर है वैसे वहाँ पे भी एक घंटा घर है। और उसके आसपास आप देखिए कई ऐसे छोटे छोटे काम करने वाले लोग मजदूर बैठे हुए हैं, जो कोई मोची है, भीख मंगे हैं, खोमचे वाले हैं, कोई लोहे का काम करने वाले। तो इस तरह अलग अलग काम करने वाले लोग वहाँ चौक के आसपास बैठे अपना काम करते रहते हैं। और एक भीड़ भाड़ वाला इलाका आपको चौक देखने को मिलेगा। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद भी यहाँ पे बड़ा विरोधाभास इस शहर में हमको देखने को मिलता है। तो एक तरफ यहाँ पे एक निरर्थक टंगी हुई विवशता है, तो दूसरी वो संपन्नता है। यानी कि एक तरफ गरीबी गरीबी, इतनी गरीबी, इतनी लाचारी, इतनी भूखमरी सब कुछ है, और दूसरी ओर संपन्नता भी है, धनवान लोग यहाँ रहते हैं। तो दो विरोधाभास यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो विरोधाभास है यही कारण है शायद बुद्धिजीवी यानी जो बुद्धि से काम करने वाले लोग होते हैं वो इलाहाबाद की तरफ आकृष्ट होकर या आकर्षित होकर आते हैं। तो एक तरफ यहाँ पे पुरानापन, रूढ़िवादिता, ये सब कुछ आपको देखने को मिलता है, तो दूसरी ओर यहाँ पे आधुनिकता को पोषित करने वाले लोग भी आपको मिलेंगे। तो चौक के आगे जीरो रोड, कीटगंज और फिर काफ़ी आगे संगम और दारागंज है। तो निराला का निवास क्षेत्र दारागंज इलाहाबाद के सामंती संस्कारों का सबसे अच्छा उदाहरण। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिनका नाम आपने सुना होगा, छायावाद के प्रसिद्ध कवि थे, उनका भी जन्म यहीं पे दारागंज में हुआ है। तो दारागंज को यदि दूर से देखा जाए तो यह गंगा के किनारे बसा हुआ किसी प्राचीन वास्तुशिल्पी का विशाल निवास स्थान जैसा आपको लगेगा। तो इस तरह पूरे दिनचर्या का यहाँ पे लेखक ने वर्णन किया है। सुबह सूर्योदय के साथ यहाँ के इस शहर की दिन की शुरुआत हुई थी। अभी सूर्यास्तमन हो चुका है, सायरन बजता है, एक तरफ से ट्रेन गुजर रही है, एक तरफ से सायरन बजता है, एक खोमचे वाले गली के किसी अपरिचित कोने से गुजरता हुआ नजर आता है। सन्नाटे के बीच कुत्तों का भी भौंकना आपको सुनाई दे सकता है, और रिक्शा वाला रिक्शा फटफटाता हुआ चला जाता है। मगर यह शहर एक सुबह से लेकर शाम तक बंद शीशे के अंदर हवा के बुलबुले की तरह बुलबुलाता रहता है। तो ये सुबह से लेकर शाम तक इस शहर में बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, और यहाँ के लोगों को शायद ये बहुत ज़्यादा इसका असर इनके यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन पर इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। वो तो कहते हैं क्या करें भैया, अब तो ज़माना तो बहुत बदल गया है। तो उस बदलाव को स्वीकार करने की मानसिकता पर भी यहाँ के लोग मानसिकता को वो अपना चुके हैं। तो इस तरह एक ठहरा हुआ, एक निष्प्राण शहर की तरह आपको इलाहाबाद दिखता है। तो इस तरह सुबह से लेकर शाम तक इलाहाबाद का वर्णन लेखक ने बहुत ही सरल भाषा में बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने किया हुआ है। और इस तरह सूर्यास्तमन हो जाता है, और अगले दिन की प्रतीक्षा में फिर एक अध्याय के इंतज़ार में शहर खड़ा है। तो यही इलाहाबाद फीचर यहीं पे समाप्त होता है। आशा है कि आपको ये जो थोड़ा बहुत विश्लेषण मैंने बहुत जल्दबाजी में की है आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।